सैयद हैदर रज़ा, जन्म सन 1922, बाबरिया गांव, सम्मान ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर्स एड लेटर्स, मृत्यु सन 2016 में। रज़ा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में उनके प्रदर्शनी आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरे दिए, उनमें सैयद हैदर रज़ा का नाम महत्वपूर्ण है। रज़ा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सामान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा किया, उनमें हुसैन और शुजा के साथ रज़ा का नाम अगली पंक्ति में आता है। इनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत की रहा। शुजा न्यूयॉर्क चले गए और रज़ा पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रज़ा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ। लंबे समय तक पश्चिम में रहने वाले वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रज़ा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार है। हिंदू उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार है। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। जहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु पारंपरिक बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूल शिक्षक नंदलाल झारिया ने कराया था। रज़ा की कला और व्यक्तित्व में उदारता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है। रुडॉल्फ वॉन लेडेन पियरे, गोदीबेयर गीती, सेन जाक क्लासे, मिशेल एम्बेयर आदि ने रज़ा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रज़ा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है, जहाँ रज़ा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंके देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक व सहज शैली में उभर कर आई है। सैयद हैदर रज़ा की कहानी आत्मा का ताप। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इसमें मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्राप्ति की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। यह सितंबर 1943 ईस्वी की बात है। मैंने अरामवती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल में त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा, तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। दाखिला जो भी हो भी जाता तो उपस्थित का प्रतिशत पूरा ना हो पाता। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया, मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियां और शहरों में अपने मित्र पसंद आए। और भी अच्छी बात यह है कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉग स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर भी हुसैन ने मुझे मुख्य डिज़ाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के
लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जैकब सर्कल जहाँ भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ तो तुम वहाँ सो सकते हो। वह दिन मैं कमरे पर लौटता। यह छोटा सा कमरा जैकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुँचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। उसने यहाँ हत्या की वारदात हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं विद्यार्थी हूँ, जैकब सर्कल में रहता हूँ। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरी टैक्सी ड्राइवर मिल राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। मैं फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11 बजे तक गलियों के चित्र या और तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई की 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मैं जैकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण छोड़ नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रूडोल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। उसका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिमा नहीं दिखी। हाँ, S.H. राजा के नाम के छात्र के 1-2 जल रंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की ज़बरदस्त समझदारी दिखती है। दोनों चित्र 40 रुपए में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज़ में 8-10 घंटे रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारवाणी अंग्रेजी में कहा, आई लव्ड योर स्टाफ मिस्टर रज्जा साहब, मुझे आपका काम पसंद आया। रूडोल्फ वॉन लेडेन भी कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना के एक कला संग्रह एमनुएल स्लेसिंगल मेरे काम के प्रशंसक बने। यह मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। समय के साथ साथ चीज़ें होती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर में मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया क्योंकि अब मैं नौकरी किए
किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो मेरे लिए, वे कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था, उत्साह था, उदासी भी थी। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। हम युवा थे, मैं 25 बरस का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम से सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने जुट गए। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या, क्रूर घटनाएं थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी। हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। हम उससे उबर काम में जुट गए। 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाया। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ। तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन कलाकार हैं, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस में बारामूला से लौट रहा था, वहाँ जा रहा था तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझे पैटधारी शहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने मुझसे कहा, कहाँ से आए हो, नाम क्या है? मैंने बता दिया, मैं रज़ा हूँ, बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। उन्होंने कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बिंब, छत और तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। नाइनटीन 50 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हें पसंदीदा कलाकार सेजा वॉन गॉग, गोगा, पिकासो, मातिस, सागाल और ब्रॉक पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। वह इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यूं पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की इच्छा थी। आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ ज़बरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार रहते थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व ही ऐसी लगन मिली।
वह संपूर्ण में दामोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया यह जानने के लिए कि वह दामोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि वह सूर्य प्रकाश उस ग्रामीण स्त्री का पति, जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। मैंने घृणता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिल मांगे मिले न भीख। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर घर धरे न बैठे रहो। कुछ करो। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवार के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनसे तमाम संभावना है, और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपनी चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूँ जिससे खामी लगती है। यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझे काम करने का संकल्प है। भगवद गीता कहती है, जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण। बचपन का पहला चरण है जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। कई निजी मामले थे जिन्हें सुलझाना था, मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं ही होता। उत्तरदायित्व होता है, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ी। थैंक यू। सेकेंड है कबीर। जन्म सन 1398, वाराणसी के पास लहराता। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी संकलित है। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विविध साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मासी कांगद छुयो नहीं, कलम गही गही हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियाँ थी, इसका प्रमाण भी देती हैं। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचारों के विचार थे तथा जाति भेदभाव, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने ब्रह्मांडों पर प्रहार किया है। साथ ही यह बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार में बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। पहला पद, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दौजन जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक
गड़े सब भाड़े, एके कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अगिनी न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कहूँ नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना, पदटू संतो देखत जग बैराना, साच कहो तो मारन घावे झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्म देखा प्रात करे असनाना, आतम मारी पखानानी पूजे, उनमें कहूँ नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितेबा कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लगाने, तीरथ गर्भ भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आतम खबरी न जाना, हिंदू कहे मोही राम प्यारे, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, कैतिक कहो कहाँ नाही माने, सहजे सहज समाना। थर्ड है मीरा। जन्म 1498, कुड़की गांव, मारवाड़ा रियासत। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंजो रो मोहरो। मृत्यु सन 1546। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त काव्यत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई, जहाँ यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बांदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास नहीं किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियाँ ये ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम का गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव है। उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक के पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः राजधानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्णा के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरा दर्द को पहचानता नहीं, शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद ने मीरा ने कृष्ण से अपनी
अन्यथा व्यक्ति की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। धन्यवाद।